वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आज एक महत्वपूर्ण फिर आपका टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन कंपनी भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन कंपनी में सबसे अपने को सशक्त साबित किए, प्रभावशाली साबित किए हैं और भारत में राज स्थापित किए। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन के इसका अर्थ हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई और फिर किस प्रकार वो अपना यहाँ व्यापार करने लगी और व्यापार क्रम में किस प्रकार अन्य कंपनियों से इनकी स्थिति थोड़ा बेहतर बन गई। इस चैप्टर में हम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम किस काल में आया, उस समय शासक कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब कब दूत भेजा, कहाँ कहाँ कारखाना स्थापित किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी किस प्रकार बनी, उसकी क्या महत्ता रही। इसके अतिरिक्त फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इन बातों को इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया एक कंपनी 1599 ईस्वी में स्थापित हुई इंग्लैंड में और जिस 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने 15 साल के लिए पूर्वी व्यापारों को एकाधिकार दे दिया। पूरब से व्यापार करने के लिए इसी कंपनी को सिर्फ नॉमिनेटेड किया गया और यह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 में स्थापित हुई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्वी व्यापार का एकाधिकार दिया तो माना गया कि इस कंपनी की वास्तविक स्थापना। तो जब आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो साधारणतः उसका आंसर हम लोग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 1608 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए पहली कारखाना सूरत में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना सूरत में स्थापित हुआ 1608 ईस्वी में। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि इस स्थिति में कि पुर्तगाल भारत में उस समय काफ़ी प्रभावशाली था, इसलिए सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना थी उसके व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अपना दूत कैप्टन हॉकिंस को बनाकर भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंस अप्रैल 1609 ईस्वी में ये आगरा दरबार में जहांगीर से मिले। कैप्टन हॉकिंस जो जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे 1609 ईस्वी में भारत में आगरा दरबार में वे जहांगीर से मिले। जहांगीर से ये काफ़ी प्रभावित हुए और जहांगीर उससे भी अधिक इनसे प्रभावित हुआ क्योंकि ये फारसी भाषा सीख लिया था। 1608 ईस्वी में ही कैप्टन हॉकिंस भारत आ चुका था, हालांकि जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। आप देखेंगे कि फारसी भाषा में जहांगीर से बात करने पर जहांगीर काफ़ी प्रभावित होते हैं। इन्हें 400 का मनसब दिया और इन्हें खान की उपाधि दी। इसलिए कैप्टन हॉकिंस को हम इंग्लिश खान या फिरंगी खान के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन हॉकिंस को हम इंग्लिश खान या फिरंगी खान के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन हॉकिंस जो भारत में आया था उनके साथ रफल फिंच भी आए थे और ये रफल फिंच
जिन्होंने अनारकली के बारे में बताया, सलीम के प्रेमिका के बारे में बताने वाले एकमात्र विदेशी यात्री है वह रफल फिंच है, जो 1609 ईस्वी में आगरा दरबार में कैप्टन हॉकिंस के साथ आए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में पहला कंपनी स्थापित की गई मुस्लिमपट्टनम में पहली कारखाना स्थापित 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में कंपनी द्वारा की गई, और फिर पुलिकट, बिमलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, त्रिचनापल्ली आदि क्षेत्रों में भी कोरोमंडल क्षेत्र में कंपनी ने अपनी कारखाना स्थापित की। 1612 ईस्वी की एक घटना है। 1612 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, स्वापल्ली का युद्ध। ये स्वापल्ली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ, और कैप्टन बेस्ट जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने स्वापल्ली के युद्ध में पुर्तगाली को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में जो कारखाना थी वह नियमित रूप से चालू हुआ। यानी कह सकते हैं कि सूरत में 1608 में जो कारखाना स्थापित हुई, जो भारत में कंपनी की पहली कारखाना थी, वह अवरुद्ध हो गई थी। 1612 में स्वापल्ली के युद्ध में पुर्तगाली के पराजय के बाद 1613 ईस्वी से सूरत की कारखाना नियमित रूप से कार्य करने लगी, जो प्रारंभिक समय में सबसे महत्वपूर्ण कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षिण भारत में पहली कारखाना मुस्लिमपट्टनम में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपलब्धि मिली वह गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब 500 पेगोडा का अर्थ हुआ स्वर्ण सिक्के, 500 पेगोडा देने पर गोलकुंडा राज्य में चुंगी मुक्त व्यापार करने का इन्हें अधिकार मिल गया, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ। इसे सुनहरा फरमान कहा, गोल्डन फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम देखेंगे कि पूर्वी भारत में जो प्रथम कारखाना है वह 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिपुर ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। बालासोर और हरिपुर में 1633 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना पूर्वी भारत में खोली। तो आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली कारखाना कब खोली, दूसरी कारखाना खोली, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में कब पहली कारखाना खोली, पूर्वी भारत में कब कारखाना खोली, और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना जो है वह 1651 ईस्वी में खोली गई, और वह स्थान थी हुगली। हम इन बारे में चर्चा करेंगे। 1651 ईस्वी में जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना खोली गई, वह हुगली में खोली गई। उस समय हुगली के सूबेदार मीन्स मुगल काल में सूबेदार राज्यपाल को कहा जाता था। तो वहाँ हुगली में जो कारखाना खोली गई, उस समय बंगाल के सूबेदार शाह शुजा थे, जो शाहजहां के पुत्र थे। शाह शुजा ने एक फरमान के द्वारा हुगली में कारखाना खोलने की अनुमति दी, और हुगली में 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन की अध्यक्षता में पहली कारखाना जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की खोली गई, और वह कंपनी की कारखाना हुगली में खोली गई। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि कासिम बाजार, चिटगांव, मिदनापुर, पटना आदि क्षेत्रों में भी कंपनी ने कारखाना खोली। तो स्पष्ट है कि कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर कारखाना खोली। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है
कि बंगाल से चूंकि अंग्रेज का विजय अभियान शुरू होती है, तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कारखाना कब खोली गई, यह भी आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी, हम 3 प्रेसिडेंसी पर चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में 3 प्रेसिडेंसी है और वह प्रेसिडेंसी है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों प्रेसिडेंसी किस प्रकार स्थापित हुआ अथवा क्यों इसका नाम प्रेसिडेंसी पड़ा। तो सबसे पुराना प्रेसिडेंसी जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी फ्रांसीसी डे अंग्रेज अधिकारी हैं। इन्होंने चंद्रगिरी, विजयनगर सम्राट के अवशेष पर एक राज स्थापित चंद्रगिरी क्षेत्र में भी हुआ था। चंद्रगिरी के शासक वेंकटप्पा से इन्होंने जमीन लीज पर लिया और वहां पर उन्होंने किलाबंदी किया, जहां सेंट जॉर्ज की किला स्थापित किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज की किला 1639 ईस्वी में स्थापित किया गया और यही मद्रास शहर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने मद्रास शहर की नींव रखी, जहां इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की किला स्थापित किया और यही चलकर आगे मद्रास प्रेसिडेंसी बना। जो मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत ही प्रभावशाली रहा। कोरोमंडल क्षेत्र का इसे मुख्यालय बनाया गया। प्रारंभ में इसमें उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र भी इसी के अधीन आ गया, यानी हेडक्वार्टर इन क्षेत्र का प्रारंभ में मद्रास ही रहा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में हम लोग को जानना है कि इस प्रेसिडेंसी के बारे में कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार जो राजा चार्ल्स द्वितीय बने, राजा भी बने, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीना से हुआ। ब्रेगेंजा ऑफ कैथरीना से विवाह राजकुमार जो राजा भी बने चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, जिसके बदले में साल्सेट द्वीप पर, बॉम्बे किस द्वीप पर अवस्थित है? साल्सेट द्वीप पर कौन सी नगर भारत का अवस्थित है? बॉम्बे। तो ये बॉम्बे द्वीप जो है यह चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने उपहार में दिया, शादी होने पर उपहार में दिया, जिसे 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हम देखेंगे, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यक्ष बनेंगे जिसका नाम है गेराल्ड ऑंगियर। ये गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 75 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष रहा, जो सूरत क्षेत्र के अध्यक्ष थे। बाद में इन्हें बॉम्बे का भी अध्यक्ष बनाया गया। तो गेराल्ड ऑंगियर ने 1669 से 1675 के बीच अध्यक्ष के रूप में साल्सेट द्वीप पर अवस्थित बॉम्बे को एक बेहतरीन आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया। उन्होंने यातायात का प्रबंध बेहतर किया, बंदरगाह के रूप में विकसित किया, वहाँ जो है किले का निर्माण किया, इसके साथ ही वहाँ टकसाल का निर्माण किया। इस प्रकार बॉम्बे शहर का रूपरेखा गेराल्ड ऑंगियर ने विकसित किया। तो गेराल्ड ऑंगियर को बॉम्बे का जनक माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है।
तीसरा जो भारत में प्रेसिडेंसी है ये है कलकत्ता मद्रास प्रेसिडेंसी पढ़े हैं आपने, बॉम्बे पढ़े हैं। अब तीसरा प्रेसिडेंसी जो पढ़ेंगे वह बंगाल प्रेसिडेंसी पढ़ेंगे, जिस बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह कलकत्ता शहर था। तो अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी कैसी बनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हुगली में 1651 में पहली कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की, फिर आगे विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 1691 ईस्वी में जब चाणक्य को 1651 ईस्वी में जॉब चाणक्य को सूतानाती का अध्यक्ष बनाया गया और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि करीम खां, शोभा सिंह आदि ने विद्रोह किया बंगाल में। तो ये लोग जमींदार थे, शोभा सिंह आदि ने जो विद्रोह किया, ये उस समय में इनकी जमींदारी छीन ली गई और उनकी जमींदारी छीनकर अंततः हम देखेंगे कि 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 वार्षिक किराए लेकर वहां के सूबेदार जो औरंगजेब के पोता अजी मुसान ने सौंप दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1698 ईस्वी में नोरिस दूत बनकर, व्यापारिक दूत बनकर औरंगजेब के दरबार में आया था। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो भी जेम्स प्रथम के व्यापारिक दूत बनकर आया था। जहांगीर के दरबार में 2 बार व्यापारिक दूत बनकर जेम्स प्रथम के आए थे। पहला बार कैप्टन हॉकिंस आए थे और दूसरा बार 1615 में सर टॉमस रो आए थे। इसी प्रकार अनेक बार जो आप देखेंगे कि व्यापारिक दूत आते हैं और इसके साथ ही वह अधिक से अधिक अधिकार की मांग तक करते हैं। जैसा कि 1670 के दशक में शाइस्ता खां, 1670 के दशक में जब शाइस्ता खां बंगाल के सूबेदार थे जो औरंगजेब के मामा, उन्होंने भी इन्हें कुछ अधिकार दिया था बंगाल क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी क्रम में आगे आप देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1698 ईस्वी में नोरिस दूत बनकर औरंगजेब के दरबार में आते हैं और वह अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं। इसी क्रम में अजी मुसान जो बंगाल के सूबेदार हैं, उन्होंने 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव 1200 रुपया की वार्षिक किराए पर सौंप दिया, लीज पर दिया, पट्टा पर दिया। वह गांव था सूतानाती, गोविंदपुर और कालीघाट। यही 3 गांव है जहां जॉब चाणक्य ने इस 3 गांव को अंततः विकसित किया और यह कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कालीघाट के नाम जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जिस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ही रामकृष्ण परमहंस जो है प्रधान पुजारी थे, तो ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के कारण कालीघाट नाम है और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम कालीघाट से कलकत्ता पड़ा। तो कलकत्ता शहर की निर्माण हुई। 1700 ईस्वी में देखेंगे कि फोर्ट विलियम शहर की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम आपसे प्रश्न बार बार पूछी जाती है।
फोर्ट विलियम क्या है, इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम जो है यह राजा के नाम पर कलकत्ता में स्थापित किला का नाम है। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में स्थापित हुआ वह उस समय ब्रिटेन के राजा विलियम तृतीय के नाम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ विलियम तृतीय राजा बनाया गया। और विलियम तृतीय जब राजा बना तो उन्हीं के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, और इस प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के परिणाम यहाँ एक फोर्ट बनाया गया, एक किला बनाया गया, जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। और चार्ल्स आयर को इस फोर्ट विलियम का प्रथम जो है अध्यक्ष बनाया गया। आपसे बार बार पूछा जाता है फोर्ट विलियम कहाँ है, फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कलकत्ता का निर्माण किसने किया? तो जॉब चार्नक कलकत्ता के जनक माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। और फोर्ट विलियम जो वहाँ के राजा के नाम पर, विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया कलकत्ता में फोर्ट विलियम, जिसके प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी भारत में 3 जगह, जो मेन जगह आपने देखा कि एक मद्रास, बॉम्बे और तीसरा बंगाल, जिसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उसके अंतर्गत कलकत्ता मुख्य शहर आती है। इन तीनों को प्रेसिडेंसी कहा करते थे, क्योंकि उसके अध्यक्ष जो होते थे, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के क्षेत्राधिकार को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये 3 प्रेसिडेंसी में हम देखेंगे, आगे चलकर बंगाल प्रेसिडेंसी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी लीड करेगी, यानी अपना शासन प्रारंभ करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शाइस्ता खां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही कहा था कि दुष्ट और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कहा था, झगड़ालू प्रवृत्ति की संज्ञा शाइस्ता खां ने दिया था। और हम जैसा कि जानते हैं कि 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में हुगली क्षेत्र में 1686 ईस्वी में हुगली क्षेत्र में आप देखेंगे कि अंग्रेज ने उत्पात मचाया था। ये औरंगजेब का समय है, औरंगजेब ने इसे दबा दिया था और इन्हें क्षमा कर दिया था। इसी प्रकार आप देखेंगे जॉन चाइल्ड ने 1688-90 के बीच बॉम्बे प्रेसिडेंस में, बॉम्बे क्षेत्र में जॉन चाइल्ड ने 1688 से 90 के बीच बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में इन्होंने उत्पात मचाया था, लेकिन इनको भी औरंगजेब ने क्षमा कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि औरंगजेब बार बार इन्हें क्षमा क्यों करते थे? क्योंकि इनके व्यापार से राजस्व आती थी और वह ऐसा चाहते थे कि वित्तीय स्रोत में कमी ना हो। दूसरी ओर जब औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को बॉम्बे क्षेत्र में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, उन्हें क्षमा कर दिया, तो इन पर सरदारों ने पूछा कि इन्हें आपको कठोर दंड देना चाहिए। तो उस पर औरंगजेब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था, सेंटेंस था कि मैं इन्हें स्थल पर तो पराजित कर दूंगा, लेकिन समुद्र में तो नहीं। मैं इन्हें स्थल पर तो पराजित कर दूंगा, लेकिन समुद्र में तो नहीं। यह निश्चित ही बहुत बड़ी बात है जो औरंगजेब यह बताने का प्रयास किया कि हम तो उन्हें स्थल पर पराजित कर देंगे, लेकिन समुद्र में वह विजय है। समुद्र में हम उनकी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यदि लगभग 300 वर्षों तक दुनिया में एक छत्र राज किया, तो इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी नौसैनिक शक्ति जिनकी श्रेष्ठ थी, वही उस काल में श्रेष्ठता स्थापित कर सकते थे। और 1588 ईस्वी में
एलिजाबेथ प्रथम के काल में जब स्पेन की बेड़ा को ध्वस्त कर दिया ब्रिटेन ने, उसके बाद ब्रिटेन अजय शक्ति के रूप में दुनिया में अपनी स्थिति स्थापित कर ली। नेपोलियन भी ब्रिटेन से बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। इसका मुख्य कारण था ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति। ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति के कारण ही भारत में भी उन्होंने अंततः धाक जमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में भारतीय राजाओं की सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी नौसेना शक्ति। चोल वंश को छोड़कर कोई भी भारत में ऐसी वंश नहीं है जिन्होंने नौसेना क्षेत्र में अपनी भलीभांति अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज किया हो। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वह है 1717 ईस्वी की जो है दस्तक, जिसे निशान कह सकते हैं। ये फरमान है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया फर्रुखसियर द्वारा। 1715 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिष्टमंडल फर्रुखसियर से जॉन सुमरन के नेतृत्व में मिलने आए। जॉन सुमरन के नेतृत्व में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिष्टमंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने आए, जिसमें एडवर्ड स्टीफेंसन उनके मुख्य सहयोगी थे। उनके साथ एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन थे। विलियम हैमिल्टन उनके साथ आने वाले एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, और एक द्विभाषिया का काम आर्मेनिया निवासी जो है हुदसे ने किया। तो आप देखेंगे ख्वाजा से हुदसे ने जो द्विभाषिया का काम किया, यानी सम्राट और अंग्रेज के बीच उन्होंने अपनी जो है अनुवादक के रूप में भूमिका निभाया। जैसा कि जानते हैं कि फर्रुखसियर एक असाध्य बीमारी से पीड़ित थे और इस बीमारी का इलाज सर्जन विलियम हैमिल्टन ने कर दिया। इससे फर्रुखसियर बहुत ही खुश हुए और वे ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकार देने का प्रयास किया, जिस प्रयास में हम देखेंगे कि 1717 ईस्वी में उन्होंने एक दस्तक दिया, फरमान जारी किया, जिसे हम निशान भी कहेंगे। ये फरमान फर्रुखसियर द्वारा दिया गया, जिसे ओर्म एजेंट, कंपनी के एजेंट ओर्म ने इसे क्या कहा? व्यापार का मैग्ना कार्टा। व्यापार का मैग्ना कार्टा कह के संबोधित किसने किया? 1717 के फरमान को ओर्म ने, जो कंपनी के एक एजेंट थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इसके द्वारा कंपनी को वह अधिकार मिला जो न किसी भारतीय कंपनी को प्राप्त था और न ही किसी विदेशी या यूरोपियन कंपनी को। इस फरमान के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि 3000 रुपया सालाना कंपनी देगी। उसके बदले में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का इन्हें चुंगी मुक्त अधिकार दे दिया गया। साथ में उन्हें यह भी बताया गया, उन्हें यह भी बताया गया कि वह 38 गांव जो है कलकत्ता के आसपास खरीद सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो भारत में किसी कंपनी को या भारतीय या विदेशी कंपनी को चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार नहीं थी। वह अधिकार जो है फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कह के ओर्म एजेंट ने संबोधित किया। ये क्या निशान या फरमान क्या था? इसमें यह उल्लेखित था कि फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम, जहां कलकत्ता के जो अध्यक्ष थे कंपनी के, फोर्ट विलियम के यानी कलकत्ता कारखाना के जो अध्यक्ष हैं, वे किसी भी वस्तु पर यदि हस्ताक्षर और मोहर मार दे और यह प्रमाणित कर दे कि यह वस्तु कंपनी की है, तो उस पर कोई भी चुंगी नहीं लगेगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, वह निर्बाध रूप से अपना व्यापार कर सकते थे।
तो इस स्थिति में हम देखेंगे जैसा कि आगे चलकर इस दस्तक का जिसे निशान भी कहा जाता है, इस दस्तक का जो फर्रुखसियर द्वारा फरमान जारी किया गया था इसके संबंध में, उसका दुरुपयोग भी होता है। और जैसा कि हमने पिछले जो एपिसोड में एक आपको दिया था कि बंगाल के नवाब और बंगाल में अंग्रेज का विजय, जिसमें हम मीर कासिम का चर्चा किए हैं जिन्होंने इस दस्तक को पूरी तरह उठा दिया था, जिसके कारण अंततः दोनों के बीच बक्सर जैसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। तो इसका फरमान जो जारी किया गया था सिर्फ कंपनी का, लेकिन हम देखेंगे कि आगे चलकर कंपनी के अधिकारी इसका दुरुपयोग किए, अपने निजी व्यापार में भी किए, यहाँ तक कि इससे खरीद बिक्री भी करने लगे। किसी भारतीय व्यापारियों से भी पैसा लेकर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान बताकर उसमें उसके लिए मोहर या बिल्ट जो मरवाना होता था, मोहर हस्ताक्षर करना, उसके लिए उन्हें बिल दे दिया जाता था। इससे दो प्रकार की हानि हुई। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि धूमिल हुई, उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हुई। दूसरा, राजस्व जो प्राप्त होती थी उसमें कमी आई। तो स्पष्ट है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो 217 पार्टनर की बनी हुई कंपनी थी, इस कंपनी के दो भाग था। पहला स्वामित्व का मंडल और फिर निर्देशकों का मंडल, स्टीयरिंग कमेटी, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के हाथ में था। और यह कंपनी जब भारत में आई तो अन्य कंपनियों से इनकी विशेषाधिकार बनने लगी और अंततः आप देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विशेषाधिकार मिला, आगे चलकर ये बंगाल से भारत में विजय अभियान अपना प्रारंभ करते हैं। छात्र छात्राओं, आपको हम ये बताने का प्रयास करें कि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन लगभग 30 वर्षों से आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकें द्वारा जो आपकी सेवा उपलब्ध करा रही है, उसी क्रम में एक अगली महत्वपूर्ण कदम आज हजारों छात्र छात्राओं की मांग को देखते हुए ऑनलाइन आपके लिए विभिन्न टॉपिक का उन्होंने कंपटीशन के दृष्टि से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, विभिन्न अनुभवी टीचर के द्वारा देने का प्रयास कर रही है, जिसमें मैथ पर मुकेश सर, रीजनिंग में सुकेश सर और अंग्रेजी में जो है रवि सर, जो जाने माने टीचर हैं, उनके द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित प्रश्न उत्तर और उनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध करा रही है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें और इसमें जो खामियां हो, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की जो खामियां हो उसको भी उजागर करें और संभव हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।